This call is now being गुड आफ्टरनून सर। सर आपका माइक ऑफ है। थैंक यू सो मच। मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे, मैं तब से बोले जा रहा था कुछ भी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये कह रहा था कि क्लासेस जो इरेगुलर चल रही है उसकी वजह से सिलेबस टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज से सोच रहा था कि टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में, अगर एक दो बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मैं आज से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी, और बीच के कुछ टॉपिक बीच के ऐसे बचे हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में लास्ट का टॉपिक हम लोग गुप्ता एज डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जो मैं बीच में कभी या लास्ट में कभी जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मैं मेडिवल हिस्ट्री आज से स्टार्ट करूंगा, और मुझे लगता है कि एक बार कम से कम सिलेबस फिनिश होनी चाहिए। बीच में क्लासेस में थोड़ी सी जो इरेगुलर क्लासेस चल रही है इसकी वजह से काफी सिलेबस पीछे, हिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है। ये मुझे लगता है कि मुझे इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी कराना था आप लोगों को, तो जितना हो सकता है उतना हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक बार तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है, मध्यकालीन इतिहास, उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तीन पार्ट में हम मध्यकालीन इतिहास को डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं अर्ली मेडिवल एज, पूर्व मध्यकाल। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसे हम कहेंगे अर्ली मेडिवल एज, पूर्व मध्यकाल। दूसरा पार्ट जो होगा हमारा उसे हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत। आप एक बार सिलेबस लिख लो हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला जो होगा उसे हम कहेंगे अर्ली मेडिवल एज, पूर्व मध्यकाल। इसकी टाइमिंग लिख लेना आप लोग, इसकी टाइमिंग होगी 750 एडी टू 1206 एडी, 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी। 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी अर्ली मेडिवल, पूर्व मध्यकाल। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, 1206 से 1526 तक। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा उसे हम कहेंगे मुगल्स, मुगल। इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 1526 से लेकर 1707 तक, 1707, 1526 से 1707 तक। सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर देना। मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। पहला हमारा जो होगा उसे हम कहते हैं अर्ली मेडिवल एज, अर्ली मेडिवल पूर्व मध्यकाल, 750 से लेकर 1206 तक, 750 से 1206, 750 टू 1206 एडी। सेकेंड जो होगा हमारा उसे हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से 1526 तक। और जो थर्ड पार्ट होगा हमारा उसे हम कहेंगे मुगल, 1526 से 1707, 1526 टू 1707। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा उसे हम कहेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति तथा सूफी आंदोलन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति तथा सूफी आंदोलन। ये मेडिवल एज के हमारे चार टॉपिक। मेडिवल एज में हमें हमारा जो अब
ओवरऑल एस्टिमेट हमें लगाना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें इन 4 चीजों को पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। जैसे पहला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट जो है हमारा है वो लेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को हम कहते हैं अर्ली मेडिवल एज। मैं एक बार चारों टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा थोड़ा, फिर हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्ली मेडिवल एज। देखो एक चीज हमें समझना है, सबसे पहले हिस्ट्री में हम एक कंटिन्यूटी में पढ़ लेते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ था, मानव का जब जन्म हुआ था, मतलब मानव जब बंदरों से कन्वर्ट हो गए थे ह्यूमन के रूप में, वहां से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसको हमने 10 lakhs BC कहा था, टाइमिंग के रूप में हमने 10 लाख ईसा पूर्व कहा था। वहां से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश होती है वो होती है 750 AD में। 750 में हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास हमारा 750 ईस्वी सन में हमारा खत्म होता है। 750 में मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है। देखो इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, क्यों हम सारे 700 ईस्वी में या 750 AD में हम मध्यकाल, हम उसे यहां से क्यों स्टार्ट मानते हैं, ये बहुत सारी चीजें समझाने के लिए है, लेकिन ये इस छोटी सी क्लास में नहीं हो पाती है पूरी चीजें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 750 ईस्वी में हमने मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भारत हम इसे क्यों कहते हैं, तो उसकी कुछ एक दो विशेषताएं हैं जिसे हमें समझ लेनी है। एक दो विशेषताएं। एक पहली विशेषता क्या होती है, क्यों हम इसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, मेडिवल हम इसे क्यों कहते हैं। देखो तो इसे हम यूरोप से कंपेयर करते हैं, है ना। ये मेडिवल वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, हमने इसे मध्यकाल कहा, इंग्लिश वर्ड है मेडिवल। अच्छी तरह से आपको एक बार समझना है कि मेडिवल क्यों कहा गया। यूरोप के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि यूरोप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ विशेषताएं थी, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ साथ यूरोप की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यूरोप की हिस्ट्री में मेडिवल एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल एज इन यूरोपियन हिस्ट्री या ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोप के इतिहास की, मध्यकालीन यूरोप के इतिहास के मध्यकाल की विशेषताएं। पहला है हमारा फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। फर्स्ट है हमारा फ्यूडल, FEUDAL, फ्यूडलिज्म, ISM लगा दो तो आप फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, सामंतवाद। दूसरा, दूसरा जो हमारा है उसे हम कहते हैं राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ रिलीजन, धर्म का बढ़ता हुआ महत्व, राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ रिलीजन, धर्म का बढ़ता हुआ महत्व। धर्म का बढ़ता हुआ महत्व में यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें हम समझ सकते हो आप, इसे हम कहते हैं चर्च, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च का प्रभाव, चर्च का प्रभाव। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे डिक्लाइन इन द, मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप एक बार लिख लो। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी हमारी डिक्लाइन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं, यूरोप के मध्यकाल की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता हमारी हो जाएगी, उसे हम कहेंगे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिसमें धर्म का मतलब क्या हो गया यहां पर, चर्च, चर्च सिस्टम, चर्च। तीसरी चीज क्या हो गई हमारी, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी? डिक्लाइन ऑफ लॉजिक, डिक्लाइन ऑफ लॉजिक, तर्क का पतन। तर्क, तर्क आप समझते हो, लॉजिक तर्क का पतन। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूरोप में हम मध्यकाल वर्ड किस काल के लिए यूज करते हैं, उस काल की कुछ विशेषता होती है। आप इन विशेषताओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। फ्यूडलिज्म क्या है, सामंत क्या होता है? सामंत एक ऐसा व्यक्ति होता है, देखो फ्यूडल को हिंदी में सामंत नहीं कहा जाएगा क्योंकि दोनों की कुछ अलग अलग, दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी हम उसे सामंत कहते हैं। फ्यूडल का एग्जैक्ट मतलब भारत के हिसाब से सामंत नहीं होता है, लेकिन फिर भी दोनों की विशेषताएं थोड़ी थोड़ी समान होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ समानता और काफी हद तक समानता होती है। इस वजह से फ्यूडल को हम हिंदी में सामंत कहते हैं। तो फ्यूडलिज्म और सामंतवाद, वहां पर हम फ्यूडलिज्म, हिंदी वाले सामंतवाद वर्ड यूज कर लेंगे। फ्यूडलिज्म, फ्यूडल कौन होते थे? तो फ्यूडल एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, लैंड प्रॉपर्टी होती थी। फ्यूडल एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और वो उस जमीन पर गुलामों की मदद से या अलग अलग लोगों की मदद से खेती करवाता था। उस समय वही व्यक्ति पावरफुल होता था जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी, है ना? तो फ्यूडल्स बहुत पावरफुल होते थे, फ्यूडल्स बहुत शक्तिशाली होते थे। फ्यूडल्स कौन हो गए? वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनर है, बहुत ज्यादा जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी है, उसे हम कहेंगे फ्यूडल। अब वो लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो खुद तो खेती करेगा नहीं, तो अपने गुलामों से खेती करवाता है, स्लेव्स से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। गुलाम, गुलाम जो होते हैं वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। भारत में गुलाम खेती नहीं करते थे, भारत में जो गुलाम होते थे, स्लेव्स होते थे, वो घर का काम करते थे। यही वजह है कि जो बाहर से फॉरेनर्स, ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए हैं, उन्होंने देखा कि भारत में कोई भी ऐसा तरह का बंदा नहीं है जो खेतों में काम करता है उस तरह से, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में स्लेवरी सिस्टम नहीं है, भारत में दास व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जिस तरह का दासों के साथ व्यवहार जिस तरह का यूरोप में होता था या दुनिया के अदर पार्ट्स में होता था, वैसा व्यवहार भारत में किसी के साथ नहीं होता था। सो उन्होंने कहा कि भारत में स्लेव्स नहीं होते हैं। तो फ्यूडल, फ्यूडल कौन होते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, संपत्ति के रूप में क्या है? जमीन। वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे वो। दूसरी चीज, दूसरी विशेषता क्या थी? धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव। अचानक क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है, वो अचानक उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, है ना? धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, मतलब लोग आंख बंद करके धर्म के प्रभाव में आने लग गए। तो धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये बहुत इजी है, इसको आप समझ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, धर्म का मतलब क्या होता है ना? धर्म का मतलब हो जाता है, देखो धर्म को अगर आप समझते हो, मैं धर्म तो इस थोड़ा से छोटे से पॉइंट में समझाता हूं। जो धर्म होता है वो दिल का विषय होता है। जहां पर भी हम दिल अप्लाई करते हैं वहां पर हम दिमाग को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या अगर दिल का इंपोर्टेंस ज्यादा होगा तो दिमाग का इंपोर्टेंस कम हो जाएगा। तो जब हम दिल से सोचते हैं तो वहां पर क्या होता है? तर्क का अभाव हो जाता है। तर्क कौन करता है? दिल तर्क नहीं करता है, दिमाग तर्क करता है। लॉजिक करना किसका काम होता है? माइंड का काम होता है। तो दूसरी विशेषता और जो तीसरी विशेषता है, वो दोनों, या जब हमने जो मैंने एक पॉइंट लिखाया है आपसे कि लॉजिक का अभाव है, लॉजिक का पतन हो रहा है, तो वो धर्म से दोनों जुड़ा हुआ है। तो धर्म का जब प्रभाव बढ़ेगा तो तर्क का प्रभाव कम हो जाएगा। लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या हो जाता है? जैसे आपको किसी ने कहा कि आज संडे को ये काम नहीं करना है, तो आप उससे पूछोगे, है ना? अगर आप उसे पूछते हो कि क्यों नहीं करना है भाई, संडे को कोई काम क्यों नहीं करना है, इसके पीछे क्या क्या वजह है, क्या रीजन क्या है, इसे हम कहते हैं लॉजिक करना। और अगर आपने किसी से कहा, आपको किसी ने कहा कि संडे को या थर्सडे को ये काम नहीं करना है, आपने उसे आंख बंद करके कर लिया, तो इसे कहते हैं हम धर्म तर्क का अभाव। तो जैसे ही धर्म का महत्व बढ़ा यूरोप में, उसी तरह से तर्क का महत्व कम हो गया, है ना? तो तर्क का महत्व कम हो गया, तर्क का पतन हो गया, धर्म का प्रभाव बढ़ गया।
नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है विज्ञान और पतन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का पतन। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान का जन्म जो होता है वो माइंड से होता है। जब आप किसी चीज को सोचोगे तभी वहां पर नए इन्वेंशन होंगे, लेकिन हमने पहले ही क्या किया, दिल को ज्यादा महत्व दिया, तो क्या हुआ, दिमाग का इस्तेमाल हमने करना कम कर दिया। और जैसे ही हमने दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया तो क्या होगा, साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हो पाएगी, वैज्ञानिक खोजें नहीं हो पाएंगी, या वैज्ञानिक खोजें होंगी भी तो क्या होगा, उनको दबा दिया जाएगा। पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे कि अगर किसी एक व्यक्ति ने बहुत पहले कहा था कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, उसी को सही मान लिया गया। इस टॉपिक को थोड़ा सा साइंस के साथ रिलेट करके देखना है हमें। बहुत पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया जो यूनिवर्स है उसके सेंटर में अर्थ है और सारी चीजें उसके चारों तरफ घूमती है। तो इस बात को चर्च ने सही मान लिया। बाद में किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं ये गलत है, तो उसको चर्च जो था वो उसका दुश्मन बन गया। ये सब बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ हमें यहां समझना है इतनी छोटी सी चीज कि जैसे ही धर्म का महत्व बढ़ेगा तर्क का महत्व कम हो जाएगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रुक जाएगा। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो थी मेडिवल एज की। इस वजह से यूरोप के मेडिवल एज को डार्क एज भी कहा गया है। डार्क एज का मतलब है कि जब इंसान ने लॉजिक का इस्तेमाल करना कम कर दिया, लॉजिक, तर्क, बुद्धि, विस्डम, जब विस्डम, लॉजिक का यूज हम कम करेंगे। क्यों हमने कम कर दिया, क्योंकि धर्म पर हमारा झुकाव, धर्म की तरफ जो हमारा झुकाव है वो बढ़ गया। तो धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने से तर्क का इंपोर्टेंस कम हो गया। इस वजह से मेडिवल एज को कहा गया डार्क एज। कभी भी ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है, कभी भी मेंस की राइटिंग करनी है आपको, प्री में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप वहां पर इनका आंसर कर सकते हो कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में डार्क एज का क्या मतलब है। तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में डार्क एज हम उसको कहते हैं, मेडिवल एज को हम डार्क एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इंसान का धर्म पे बहुत ज्यादा झुकाव था, जिसकी वजह से विस्डम, लॉजिक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिक्लाइन हो रहा है या उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो हम इसे कहते हैं डार्क एज। तो ये यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यूरोप की कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा सा हमें इस पॉइंट को समझना है, तभी हम इंडिया के पास आएंगे। अब हम आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में मेडिवल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही होगी जैसे यूरोप में है, लेकिन पूरी तरह से सिमिलर नहीं होगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे यहां पर। ऐसे हमारे यहां भी वही सारी चीजें हो जाएंगी, क्या कहेंगे, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। भारत में भी सामंतवाद आ गया, लेकिन यूरोप के सामंत में और इंडिया के सामंत में डिफरेंस है। बस अभी आप इतना समझ लो क्या डिफरेंस है, उसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर भी फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद है। यहां पर भी धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। आप देखो क्या है, इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा है, और इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है यहाँ पर जो पूरी तरह से, वहां पर लॉजिक का इंपोर्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे ही इस्लाम का प्रभाव बढ़ेगा तर्क का प्रभाव कम हो जाएगा। आप देख लो पूरी की पूरी मेडिवल एज में तर्क का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पूरी की पूरी मेडिवल एज में इंडिया में आप देखोगे कि किसी भी तरह की बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं हो पाई है। कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, है ना, कुछ थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा साइंस के फील्ड में जितनी एंशिएंट हिस्ट्री में हुई है उतनी ज्यादा उसका 10% भी मेडिवल एज में नहीं है। तो वही सारी, लगभग लगभग वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भारत के अंदर भी है। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, तर्क का कम होती हुई वैल्यू, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिक्लाइन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पतन। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया की भी है। बट हम इंडिया को डार्क एज नहीं कहते हैं, क्योंकि जैसी कंडीशन यूरोप की थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया की। इसलिए हम इंडिया के मेडिवल एज को डार्क एज नहीं कहते हैं। इंडिया के मध्यकाल को हम, डार्क एज को हिंदी में कहते हैं अंधकार का युग। तो इंडिया की मेडिवल एज को हम डार्क एज नहीं कहते हैं।
आप लोगों को शायद याद होगा, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में एक टॉपिक डिस्कस किया था, लेटर मॉरियन एज। उस लेटर मॉरियन एज को हम लोगों ने डार्क एज कहा था। याद होगा शायद आपको, नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं। कभी भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए तो भारत में मेडिवल एज को डार्क एज नहीं कहते हैं, भारत में लेटर मॉरियन एज को डार्क एज कहते थे। क्यों कहते थे वहां पर? उसके पीछे अलग रीजन थे। उसके पीछे रीजन ये थे कि स्टार्टिंग एज में जब हमने भारत के अंदर हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी, तो उस समय लेटर मॉरियन एज की स्टडी के लिए हमारे पास रिसोर्स की कमी थी। लैक ऑफ रिसोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ लेटर मॉरियन एज। उत्तर मौर्य काल के अध्ययन के लिए स्रोत का अभाव। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस कारण से मौर्य का, उत्तर मौर्य काल को अंधकार का युग कहा गया था। ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। भारत के मेडिवल एज को डार्क एज नहीं कहते हैं, अंधकार का युग नहीं कहते हैं, लेकिन भारत में एक डार्क एज था, लेटर मॉरियन एज। क्यों था? क्योंकि उसके अध्ययन के लिए रिसोर्स का अभाव था, कमी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हिस्ट्री की जब हमने स्टार्टिंग करी थी उस समय हमारे पास रिसोर्स का अभाव था, बाद में हमारे पास उस फेज की स्टडी करने के लिए ढेर सारे रिसोर्स हैं। तो यहां पर जो हमारा टॉपिक था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल एज, मध्यकाल की विशेषताएं। मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल तो आपने समझ ही लिया होगा। बाकी कभी हम मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, डायरेक्ट आमने सामने क्लास होगी तो मैं कुछ और चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर समझाने के लिए बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत सारा टाइम होता है, यहाँ से ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हो पाती है। तो हमने मेडिवल एज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो पहला टॉपिक था अर्ली मेडिवल एज, पूर्व मध्यकाल, 750 से 1206 तक का जो पीरियड है, इसमें हमें इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और बेसिकली हमें इसमें राजपूत राज्यों के बारे में पढ़ना है। राजपूत राज्य, लेकिन हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से 1526, दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक टॉपिक हमारा होगा जो मिलता जुलता है, हम उस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। वो टॉपिक है हमारा राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। इसको हम थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे, बिना इस्लाम के उदय के हमारा ये टॉपिक नहीं हो सकता है, कंप्लीट हो सकती है। तो हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। तो आपको पता ही है, कुछ कहानी तो आप लोगों ने सुनी भी है कि इस्लाम के जो फाउंडर थे या जिन्हें हम कहते हैं मैसेंजर, उनका नाम है मोहम्मद साहब। मैसेंजर, प्रवर्तक, इस्लाम के प्रवर्तक, उन्हें हम कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। उनका जन्म हुआ था 570 एडी, 570 ईस्वी सन में। इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने ही इस्लाम को दुनिया के अंदर स्टैब्लिश किया। इस्लाम को स्थापित करने में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। यही, इन्होंने ही दुनिया के अंदर इस्लाम को स्टैब्लिश किया, पैगंबर मोहम्मद साहब। अब इस्लाम के अंदर, इस्लाम जो रिलीजन है उसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीजों को हम समझते हैं कि क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हैं उसके अंदर। जैसे कि इस्लाम में कॉन्सेप्ट क्या है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, एक भगवान जिन्हें हम कहते हैं अल्लाह, एक गॉड, वन गॉड, एक भगवान अल्लाह, वन मैसेंजर, प्रवर्तक, मैसेंजर,
वन होली बुक, एक धार्मिक ग्रंथ, कुरान शरीफ, वन गॉड को आप मोनोथिज्म भी कह सकते हो, एकेश्वरवाद, है ना। वन गॉड जहां पर आपने लिखा वहां पर आप उन्हें एकेश्वरवाद भी कह सकते हो, मोनोथिज्म कह सकते हो। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। इस्लाम के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इस्लाम के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो चीजें हैं उनकी आप पिक्चर नहीं बना सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो वस्तुएं हैं, जीवित जो चीजें हैं उनकी पिक्चर नहीं बना सकते हैं। इस्लाम के अंदर जो ह्यूमन है और जो अल्लाह है उनके बीच में कोई मेडिएटर नहीं है, मध्यस्थ का अभाव। नो मेडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। ये क्वेश्चन आया था, हुआ था एक बार यूपीएससी का, कि इस्लाम जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय उसके अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस तरह की विशेषताएं थी। तो इस्लाम के अंदर मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब समझते हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में क्या है, लोग और जीसस क्राइस्ट के बीच में, ह्यूमन और जीसस क्राइस्ट के बीच में क्या है, पोप है। जैसे इन भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जो हिंदू रिलीजन है उसमें ह्यूमन और गॉड के बीच में क्या हो जाते हैं, जो वो पूजा कराने वाले होते हैं, जो पंडित जिन्हें हम कहते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कोई मेडिएटर नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। इसके अलावा इस्लाम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा मतलब जैसे कि आप देखते हो कि वो सारे एक दूसरे के भाई हो जाते हैं। जैसे कि जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट है कि हमें मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट होता है, सभी है। ये इस्लाम के राइज का एक बहुत बड़ा रीजन है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ना। ब्रदरहुड जो होती है वो उन्हें एक स्ट्रेंथ देती है, उन्हें एक शक्ति देती है। तो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम के अंदर। ये कुछ छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, है ना। उसमें आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो। अब कहानी छोटी सी है, छोटी मोटी कहानी तो आपको पता ही होती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने या मुझे गॉड ने सेलेक्ट किया है कि मैं उनके मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाऊं। तो उस जगह पर जहां पर सऊदी अरबिया वाला रीजन है, उस जगह पर लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, क्योंकि वहां पर पहले जो थे लोग वो ट्राइबल पीपल रहते थे वहां पर, है ना। वहां पर जनजातीय लोग रहते थे। तो जनजातीय लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, अलग अलग कबीलों के रूप में रहते हैं। उन उस कबीले का अलग भगवान, उस कबीले के अलग गॉड, उस कबीले के अलग गॉड। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि भगवान ने, गॉड ने उन्हें सेलेक्ट किया है उनके मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया, है ना, बहुत विरोध किया उनका। और स्टार्ट में बहुत ज्यादा उनका विरोध किया, बाद में धीरे धीरे वो लोग समझने लगे और फिर वो इस्लाम के फॉलोअर बनने लगे। तो एक दो चीजें और भी है। इस्लाम के अंदर एक कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी, HIZ, HIZRI, हिजरी संवत 622 AD। एक्चुअली पैगंबर मोहम्मद साहब का जब बहुत लोगों ने विरोध किया था, तो वो मक्का से मदीना चले गए थे, है ना। जब वो मक्का से मदीना गए थे, तो उसको एक, उसी दिन को एक कैलेंडर के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया। मक्का से मदीना की जो उनकी जर्नी थी, है ना, मक्का से जो मदीना की जर्नी थी, जब लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, है ना, कि जब वो ये कह रहे थे कि आप जो ट्राइबल लोगों को जब वो समझा रहे थे, तो लोग, वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया उनका, बहुत ज्यादा। तो वो क्या हुआ, मक्का मदीना सऊदी अरबिया वाला हिस्सा है जिसे आप जानते हो, आपको पता ही होगा। तो वो मक्का से, मतलब लोगों के विरोध की वजह से वो एक जगह अपने फॉलोअर्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले गए।
इसको एक कैलेंडर के रूप में इस्लाम में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हिजरी संवत 622 एडी। इसके अलावा 632 एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप देख लो। पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, उनकी वाइफ का नाम था खदीजा, KHADIZA, खदीजा, KHADIZA, खदीजा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो गई। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कोई तो होगा जो इस्लाम को एक्सपेंड करेगा, इस्लाम को फैलाएगा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जिस संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या जिस व्यक्ति के ऊपर इस्लाम को एक्सपेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, वह व्यक्ति कहलाया खलीफा। तो ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ खलीफा। खलीफा खलीफा कौन है? खलीफा है पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब, जिस व्यक्ति पर इस्लाम को एक्सपेंड करने की, इस्लाम का प्रसार करने की जिम्मेदारी थी, द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, जिस व्यक्ति पर इस्लाम के प्रसार की जिम्मेदारी थी, वह व्यक्ति या वह संस्था खलीफा कहलाया। स्टार्ट में 4 खलीफा का कॉन्सेप्ट था। जितनी इंपोर्टेंट चीजें होती है मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सारी चीजें हमें डिस्कस नहीं करनी है। इस स्टार्टिंग में 4 खलीफा हुए हैं। 4 खलीफा। पहले जो है उनका नाम है, इन सब के साथ हम हजरत वर्ड यूज कर देते हैं, हजरत, HAZARAT, हजरत। पहले जो हुए हैं उनका नाम है हजरत अबू बक्र, ABUBAKRA, हजरत अबू बक्र। इन सब की हमें टाइमिंग नहीं लिखनी है, बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। हजरत अबू बक्र। दूसरे जो हमारे हो गए उनका नाम है हजरत उमर, UMAR, हजरत उमर। तीसरे जो हैं उनका नाम है हजरत उस्मान, USMAN, उस्मान, हजरत उस्मान। एंड जो फोर्थ है उनका नाम है हजरत अली, ALI, अली। तो हजरत अबू बक्र, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली। आप ये मत सोच लेना कि मैं आपको इस्लाम पढ़ा रहा हूं, मैं इस्लाम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर इस्लाम के अंदर एक खलीफाओं के बीच में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि रियल खलीफा कौन होंगे। एक्चुअली क्या था, जो फोर्थ खलीफा थे जिनका नाम था हजरत अली, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के रिलेटिव थे, रिश्ते में दामाद थे उनके। तो यहां पर एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ कि रियल खलीफा कौन होगा, जो उनके ब्लड रिलेशनशिप में होगा वो होगा या कोई भी हो सकता है। ये एक डिस्प्यूट, ऐसा डिस्प्यूट था जो बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस्लाम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस्लाम 2 भागों में बट गया, सुन्नी एंड शिया। इस्लाम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सुन्नी एंड शिया। तो पहले के जो 3 खलीफा थे, पहले के जो 3 खलीफा थे, उनके जो फॉलोअर थे वो थे सुन्नी कहलाए, फॉलोअर ऑफ फर्स्ट 3 खलीफा, वो कहलाए सुन्नी।
एंड जो फोर्थ खलीफा थे, जो उनके रिलेटिव थे, उनके जो फॉलोअर थे वो कहलाए सिया। तो इस तरह से इस्लाम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सुन्नी एंड सिया। एक चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में आज कौन ज्यादा है, तो ध्यान रखना है आज सुन्नी ज्यादा है। और ध्यान एक चीज और रखना है, जब हम मुगल डिस्कस करेंगे तो वहां पर हमें इस चीज की जरूरत होगी। अभी दिल्ली सल्तनत में हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमें आगे जरूरत होगी इसकी। तो फर्स्ट थ्री के जो फॉलोअर थे वो कहलाए सुन्नी। मैक्सिमम दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी से रिलेटेड है, और जो दूसरे कहलाए वो कहलाए सिया। इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है अभी। अब लेकिन यहां पर आगे जब हम चलते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है पोस्ट ऑफ खलीफा, खलीफा का पद। देखो, एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। स्टार्टिंग में क्या था कि वन गॉड हमने पढ़ा, वन पैगंबर मोहम्मद साहब हमने पढ़ा, वन रिलीजियस बुक हमने पढ़ा। इसके अलावा एक चौथा कॉन्सेप्ट जो था स्टार्टिंग में वो था वन नेशन, एक राज्य। वो राज्य क्या था? इस्लाम। स्टार्टिंग में, बाद में ये कॉन्सेप्ट ब्रेक हो गया, टूट गया। वो मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था क्योंकि वहां पर हमें उसकी जरूरत नहीं थी, नीड नहीं थी। यहां पर नीड हो रही है इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। वन गॉड मोहम्मद अल्लाह, वन मैसेंजर मोहम्मद साहब, वन बुक कुरान शरीफ, एंड वन नेशन इस्लाम। अब देखो, ये जो वन नेशन होगा इस्लाम, उस वन नेशन का हेड कौन होगा? उस वन नेशन का हेड होगा खलीफा। खलीफा वॉज द हेड ऑथोरिटी ऑफ इस्लामिक स्टेट। जो इस्लामिक राज्य था, जो इस्लामिक राज्य था उसका एक ही प्रधान होता था, खलीफा। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यहां समझना है। तो खलीफा जो थे उनके पास दो तरह की पावर हो गई। एक, वो इस्लामिक नेशन के हेड हो गए, हेड ऑफ द इस्लामिक नेशन। एंड सेकेंड, उसके पास एक रिलीजियस पावर भी थी, धार्मिक। इस्लाम को एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खलीफा की थी। इसकी हमें आगे नीड होगी, है ना। खलीफा के पास दो तरह की पावर है। एक, इस्लामिक राज्य के वो हेड है, आप उन्हें राजा कह सकते हो, राजा मान सकते हो, है ना। ही वॉज द किंग ऑफ, या ही वॉज द सोल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक स्टेट। वो इस्लामिक राज्य के एकमात्र प्रधान थे। और दूसरा, इस्लाम को एक्सप्रेस करने की, एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। तो उनके पास दो तरह की शक्ति है, पॉलिटिकल पावर एंड रिलीजियस पावर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में राज्य और रिलीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना है हमें। आगे जब हम इस पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, तो वहां पर इन सब, इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इस्लाम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसकी आगे हमें नीड होगी। आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और धर्म दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं राज्य और धर्म दोनों आपस में? क्योंकि स्टार्टिंग उसी तरह से हुई है। स्टार्टिंग में जो राजा है, कौन है? खलीफा। तो राजा और रिलीजियस पर्सन दोनों एक ही तरह के, एक ही बंदे हैं, एक ही बंदा है। अब खलीफा के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन करें। इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खलीफा के ऊपर है। अब खलीफा क्या करेंगे? खुद तो जाएंगे नहीं, तो वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट करेंगे।
अलग अलग लोगों को अपॉइंट करेंगे। तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम, है ना, अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। खलीफा ने एक पर्सन को अपॉइंट किया था भारत की विक्ट्री के लिए, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखो, मैंने आपको स्टार्ट के 4 खलीफा के नाम बताए, उसके बाद मैंने नहीं बताया आपको नाम, क्योंकि उसके बाद के खलीफा हमारे लिए काम के नहीं है, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, यूजफुल नहीं है। सिर्फ पहले 4 खलीफा हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए मैंने 4 का नाम ही आपके साथ डिस्कस किया। आप ये मत सोचना कि इसके बाद खलीफा की पोस्ट खत्म हो गई, खलीफा की पोस्ट अभी भी है। याद करना, हम एक टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही खलीफा की पोस्ट डिसबैंड होगी 1919 में। तो मतलब अभी खलीफा यहां से 1919 तक चलेंगे, 1919 तक चलेंगे। तो खलीफा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस्लाम का एक्सपेंशन करने की, और इस्लाम का एक्सपेंशन खलीफा खुद तो जाएंगे नहीं, तो ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया है। एंड वन ऑफ देम वाज मोहम्मद बिन कासिम। उनमें से एक मोहम्मद बिन कासिम था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर अटैक किया। अब उस समय के भारत का मतलब क्या था? उस समय का भारत का मतलब है भारत और पाकिस्तान, है ना। तो जिस पार्ट पे जिस पार्ट पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, जिस राज्य पे अटैक किया, वो राज्य था हमारा सिंध का राज्य, सिंध। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आया हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध के जो राजा थे उनका नाम था दाहिर, DAHIR, दाहिर। जो सिंध के राजा थे उनका नाम था दाहिर। दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई 712 AD में, 712 ईस्वी में। किंग ऑफ सिंध दाहिर एंड मोहम्मद बिन कासिम, इसमें दाहिर की डिफीट हो गई, है ना, दाहिर की डिफीट हो गई, दाहिर की पराजय हुई। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इस लड़ाई का क्या नाम है। इसको हम कहते हैं, इस लड़ाई का नाम है ब्राह्मणाबाद की लड़ाई। ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण और बाद कर दो आप। हिंदी में हम ब्राह्मणाबाद कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ब्राह्मणिज्म। एक जगह थी ब्राह्मणाबाद, इंग्लिश में भी ब्राह्मणाबाद ही कहेंगे, लेकिन आप ब्राह्मणिज्म भी लिख सकते हो। ब्राह्मणाबाद की लड़ाई 712 AD, इसमें मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड किंग दाहिर, सिंध ऑफ, मतलब किंग ऑफ सिंध, सिंध के राजा मोहम्मद दाहिर, सॉरी, सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया। एंड फिर आपसे कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार एक इस्लाम 712 AD, 712। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा कि भारत जो इस्लाम है उसमें कुछ टैक्स का प्रोविजन है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक टैक्स जो खास, जो बहुत हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है, जिसे हम कहते हैं जजिया, जजिया कर, जजिया टैक्स। तो वो क्या है कि एक रिलीजियस टैक्स है जिसे नॉन मुस्लिम्स पे करते हैं, है ना। एक धार्मिक कर है जिसे गैर मुस्लिम पे करते हैं फोर्सफुली। ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। जजिया एक धार्मिक कर है जिसे गैर मुस्लिम अदा करते हैं, जजिया कर। तो कहीं किसी जगह पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में पहली बार जजिया कर कब लगाया गया,
है ना। तो ये यही टाइम होगा 712 के बाद। रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा, सिंध का रीजन हो जाएगा। पहली बार जजिया कर यहीं से कलेक्ट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें किस तरह से डिफीट हो गई है दाहिर की। जो मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही कम एज का था, ऐसा माना जाता है कि वो 16 और 17 एज का है ना। हम लोगों को 16 और 17 एज में सही तरीके से बैठना भी नहीं आता है, और अगर कोई घोड़े पे बिठा दे तो पता चला कि है ना घोड़ा हमें लेके भाग गया, और उस एज में जाकर वो इतनी बड़ी विक्ट्री कर रहा है। लेकिन आगे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कैसे इंसिडेंट हुए कि ये विक्ट्री मोहम्मद बिन कासिम की लास्ट विक्ट्री हुई, है ना। कुछ ऐसी चीजें हुई इसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का आगे नाम हम नहीं सुनते हैं। और इसके बाद भारत में काफी लंबे समय तक कोई इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुए। 712 की विक्ट्री के बाद इस्लामिक इन्वेजन रुक गए भारत के अंदर, क्योंकि इस्लाम किसी दूसरे डायरेक्शन में, इस्लाम का मूवमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में हुआ। मतलब सऊदी अरबिया की बात कर लो, आप सऊदी अरब की बात कर लो, तो इस्लाम का जो एक्सपेंशन हो रहा होगा इसके बाद वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन में ज्यादा होने लगेगा, थोड़ा सा उनका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब उत्तर और उत्तर पूरब में उनका हो जाएगा। मतलब उनका कहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंशन होने हो जाएगा उनका, तो उत्तर की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ, मध्य एशिया की तरफ। भारत की तरफ जो इस्लाम का प्रसार है, वो भारत की तरफ इस्लाम का प्रसार रुक जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि जो अभी भारत में जो इस्लामिक अटैक हुए हैं उसे कहा गया है अरब इन्वेजन। ध्यान रखना है हमें कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम के जो अटैक हैं इंडिया के ऊपर, उसे कहा गया अरब इन्वेजन, अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन ओवर इंडिया। क्योंकि जो अभी इस्लाम है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है सऊदी अरबिया। तो इस्लाम को सऊदी अरबिया से रेगुलेट किया जा रहा है। तो भारत के ऊपर जो इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं उसे कहा गया अरब इन्वेजन। इसलिए आपके मटेरियल में मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन को अरब इन्वेजन कहा गया है। या आपकी बुक जब अगर पढ़ोगे, कोई बुक आपने पढ़ी होगी, तो वहां हम उसे कहते हैं अरब इन्वेजन, अरब आक्रमण। तो इसके बाद भारत में अरब आक्रमण कुछ समय के लिए नहीं हुए, इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए इस्लामिक इन्वेजन, तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है अरब का दूसरे डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाना। अरब जो थे, इस्लाम जो थे, इस्लाम का प्रसार किसी और डायरेक्शन में हुआ, मतलब नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया के रीजन में। पहला रीजन ये था, उत्तर और उत्तर पूर्व। और दूसरा रीजन था दिल्ली में, सॉरी, इंडिया में कुछ पावरफुल डायनेस्टी का इमर्ज होना, कुछ पावरफुल डायनेस्टी का इमर्ज होना, भारत में कुछ शक्तिशाली राज्यों का जन्म होना। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार, GURZAR, गुर्जर प्रतिहार, PRATIHAR, प्रतिहार, इमरजेंस ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। हम पढ़ेंगे एक दिन कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाले जो थे वो अरब इन्वेजन को उन्होंने फेल्योर कर दिया। मतलब वो इतने पावरफुल लोग थे कि उन्होंने अरबों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, अरबों को उन्होंने रोक दिया। इस वजह से गुर्जर प्रतिहार वाले कुछ बहुत फेमस भी हुए हैं। मैंने जो अर्ली मेडिवल एज का जो टॉपिक मैंने अभी छोड़ दिया है, उसमें 750 एडी में जब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उस समय 3 डायनेस्टी होगी। उत्तर पश्चिम में या उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। इस टॉपिक को भी मैंने छोड़ दिया है, मैं इसे बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये लेस इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, कम महत्वपूर्ण है।
तो मतलब 750 एडी की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक यहाँ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा छोटा सा। 750 एडी में जब हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई, तो उस समय भारत के 3 क्षेत्रों में 3 पावरफुल डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ। उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार, पूरब में पाल, और दक्षिण में साउथ में राष्ट्रकूटाज। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार था वो बहुत पावरफुल थे। इन्होंने एक बाउंड्री की तरह वर्क किया, वेस्ट में और नॉर्थ में, पश्चिम और उत्तर में उन्होंने एक बाउंड्री की तरह काम किया, जिसने अरब इन्वेजन को रोक दिया कुछ समय के लिए। ध्यान रखना है ना, कुछ टाइम के लिए इन्होंने अरब इन्वेजन को रोक दिया। तो 712 में जो हमारी ब्राह्मणिज्म की लड़ाई हुई, ब्राह्मणाबाद की लड़ाई हुई, उसके बाद काफी सालों तक भारत में अरब इन्वेजन नहीं हुए। इसके पीछे 2 रीजन बताए, अरबों का उत्तर में और सेंट्रल एशिया की तरह इन्वॉल्व हो जाना, और दूसरा भारत में कुछ पावरफुल डायनेस्टी का इमरजेंस, उदय होना, जिसमें गुर्जर प्रतिहार इंपोर्टेंट। तो ये हमारा था अरब इन्वेजन ओवर इंडिया, भारत पर अरब आक्रमण। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस्लाम जो है वो 2 डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो गया, एक तो उत्तर में और दूसरा सेंट्रल एशिया में। उत्तर में, सऊदी अरबिया के उत्तर में अगर आप जाओ, उत्तर और उत्तर पश्चिम में जाओ, तो वहां पर एक नेशन है हमारा जिसे हम कहते हैं तुर्की। तुर्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टर्की। वहां पर पहले कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आगे हमें इसकी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ सकती है। तो जब इस्लाम का नॉर्थ पार्ट में या नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उत्तर या उत्तर पश्चिम में, सऊदी अरबिया के, सऊदी अरब नेशन को आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सऊदी अरब नेशन कहां पर है, उसके उत्तर में जाओगे तो आप टर्की है ना, उत्तर और उत्तर पश्चिम की बात कर लो तो टर्की है। तो वहां पर ट्राइबल पीपल रहते थे। अब क्या हुआ, इस्लाम का उधर एक्सपेंशन हुआ, तो इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ, तो इस एक्सपेंशन में क्या होगा, वो जो ट्राइबल पीपल थे वो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। वो जो जनजातीय लोग थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं। टर्की के जो ट्राइबल पीपल थे वो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और इन्हीं टर्की पीपल ने इस्लाम के एक्सपेंशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीज टर्क्स पीपल या दोज टर्क पीपल्स played an important role for the expansion of Islam. इन तुर्की मूल के लोगों ने इस्लाम के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन तुर्की मूल के लोगों ने, these Turkey origin people played an important role for the expansion of Islam. इन तुर्की मूल के लोगों ने इस्लाम के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, इसके बाद जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे टर्किश इन्वेजन ओवर इंडिया, भारत पर तुर्की आक्रमण। मैं सारी चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके आपको समझा रहा हूं, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैसेज करके आप पूछ सकते हो। मतलब टर्की, जो टर्की मूल के लोग थे, उन्होंने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ये इस्लाम का प्रसार करेंगे तो सभी दिशाओं में करेंगे, तो भारत की तरफ भी इन्होंने प्रसार किया। तो जब भारत की तरफ इन्होंने प्रसार किया, तो इस्लाम के पहले इन्वेजन को हमने कहा था अरब इन्वेजन, और इस्लाम के दूसरे इन्वेजन को हमने कहा टर्किश इन्वेजन, भारत पर तुर्क आक्रमण।
अब भारत पे जो टर्किश मुस्लिम ने इन्वेजन किया, उनमें जो पहला था उसका नाम था हमारा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, फर्स्ट टर्किश इन्वेडर सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, SUBUKT, SUBUKTGIN। अभी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं, अभी मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो टर्किश इन्वेजन हो रहा है ना, इसको थोड़ी सी अगर आप समझ डेवलप करो तो अपने आप समझ जाओगे कि भारत पर जो टर्किश इन्वेजन हुए वो क्यों हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन होना है, इस्लामिक राज्य का विस्तार होना है। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वन नेशन इस्लाम। तो इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन कर लो और क्या होगा, आपको एक धर्म का काम माना गया है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। तो ये जो टर्किश इन्वेजन हो रहे हैं, ये टर्किश कौन है, टर्किश इस्लामिक फॉलोअर हैं, इस्लाम के फॉलोअर हैं। पहले क्या थे, ये लोग ट्राइबल पीपल थे, बाद में क्या हुआ, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो ये नेशन बाय ओरिजिन से ये कहाँ के थे, टर्किश थे, लेकिन फॉलोअर किस रिलीजन के हैं, तो इस्लाम के हैं। तो इन्होंने इस्लाम का प्रसार किया, इस्लाम का एक्सपेंशन किया। तो रीजन क्या है, रीजन है इस्लाम का एक्सपेंशन, इस्लाम का प्रसार। तो पहला बंदा जिसने, जो टर्किश इन्वेडर, पहले इन्वेडर की बात हम करते हैं सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद जो दूसरा बंदा था उसका नाम था अलप्तगीन, ALAPT, अलप्त, ALAPTGIN, अलप्तगीन। अलप्तगीन। और उसके बाद तीसरा जो बंदा था वो था अलप्तगीन का सन, अलप्तगीन का पुत्र महमूद गजनी या महमूद गजनवी। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा इनका, सन ऑफ अलप्तगीन महमूद गजनी या महमूद गजनवी। तो टर्किश इन्वेजन की बात कर रहे हैं। टर्किश का मतलब यहां पर क्या है, टर्किश इस्लामिक इन्वेजन आप इसे कह सकते हो, टर्किश इस्लामिक। टर्किश वो ओरिजिन से टर्किश है और जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं उसे हम कहते हैं इस्लामिक, इस्लाम। तो टर्किश इस्लामिक इन्वेजन हो रहे हैं। पहला बंदा था हमारा सुबुक्तगीन, दूसरा बंदा था अलप्तगीन और तीसरा हमारा है महमूद गजनी। महमूद गजनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया, 17 बार इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया। अब कोई बंदा भाई साहब 17 बार अटैक क्यों करेगा, तो सीधा हमें समझ जाना है, बहुत सारी चीजें तो हम इनडायरेक्टली भी समझ जाते हैं कि 17 बार अटैक करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार तो एक बार में कर जाता हो जाता है ना। तो इन्होंने 17 टाइम्स भारत पर अटैक किया है। तो इनके अटैक का जो पर्पस था वो था भारत की लूट, क्योंकि भारत गोल्डन बर्ड के रूप में फेमस था, सोने की चिड़िया। तो इनके आक्रमण का उद्देश्य था भारत की लूट। He did not want to expand his dynasty. वह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था भारत के अंदर, वो सिर्फ भारत को लूटना चाहता था। तो 17 टाइम्स उन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया, जो उनका पर्पस था वो था भारत की लूट। और जो पहली डायनेस्टी थी जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई, भारत की पहली डायनेस्टी हिंदू शाही डायनेस्टी थी। मतलब जिसके साथ महमूद गजनी की फर्स्ट बैटल हुई, दैट डायनेस्टी, वह जो राजवंश था उसे कहते हैं हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही, हिंदू शाही, मुझे उम्मीद है कि आप लिख सकते हो।
हिंदू शाही डायनेस्टी एंड द किंग वॉज जयपाल, JAIPAL, जयपाल। जो राजा था उसका नाम था जयपाल। ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसका अगर उनकी आप लोकेशन देखो, है ना, उनकी आप बाउंड्री देखो, तो ये आप पंजाब और ऊपर में जम्मू कश्मीर है हमारा। पंजाब और जम्मू कश्मीर से अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाओ, पाकिस्तान का नॉर्दर्न हिस्सा, तो ये यहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी होती थी, है ना। जम्मू कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट, पंजाब का वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यहां पर होती थी हिंदू शाही डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी की बाउंड्री अफगानिस्तान से मिलती थी, और अफगानिस्तान में ही जो अफगानिस्तान वाला जो रीजन था वहीं का राजा था महमूद गजनी। उस समय महमूद गजनी जो किंग था वो, उसे हम आज का अफगानिस्तान कह सकते हैं। आपको पता है ना, अफगानिस्तान में तीन चार इंपोर्टेंट सिटी होती है, काबुल, गजनी और कांधार। तो उसका सेंटर गजनी होता था, है ना, उसका सेंटर गजनी होता था, इसी वजह से हम उसे महमूद गजनी कहते थे। उसका नाम था महमूद या मुहम्मद, है ना। जो उसका नाम था वो था महमूद या मुहम्मद, और जो उसका सेंटर था वो था गजनी। सो हम उसे महमूद गजनी कहते थे या महमूद गजनवी। तो भारत में हिंदू शाही डायनेस्टी की बाउंड्री मैंने आपको बता दी, और वेस्ट में उसका जो पड़ोसी था वो था महमूद गजनवी। तो इस वजह से महमूद गजनी ने जो पहला अटैक भारत के ऊपर किया वो हिंदू शाही डायनेस्टी के ऊपर किया, एंड द किंग वॉज जयपाल। अब ये सब लड़ाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि महमूद गजनी की पहली लड़ाई किसके साथ हुई थी। अब फिर उसने भारत के ऊपर कई बार अटैक किया, भारत में वो आता था, भारत को लूटता था यहाँ से, फिर वो चला जाता था बेचारा, है ना। उसको पैसे मिल जाते थे, पैसे मिलते थे, पैसा लेके यहाँ से वो चला जाता था। फिर कुछ दिन वो पैसे से अपना काम करता होगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहां पे थोड़ी सी गरीबी है ना, वहां पर थोड़ी सी गरीबी है। आपको पता है कि उस जगह पर, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वहां पर कोई फर्टाइल लैंड या ऐसे कुछ तरह की जमीन पाई नहीं जाती, वहां पर कुछ खास तरह की चीजें ही होती है, ग्रो होती है। तो वो रीजन बहुत ज्यादा रिच नहीं था, तो उसे पैसे की बेचारे को नीड होती होगी, तो वो आ जाता होगा भारत की तरफ, थोड़ा बहुत लूटता होगा, यहाँ पे चला जाता होगा। तो उस इन्वेजन में कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो ऐसा माना जाता है मंदिर के अंदर बहुत सारे पैसे होते थे, तो वो मंदिर को बेचारा तोड़ता था और पैसे अपना लेता था और चला जाता था यहाँ से। जो भी हो, उसने 17 टाइम्स अटैक किया, और महमूद गजनी की डेथ 1030 में हो गई। 1030 में महमूद गजनी की डेथ हो गई। अब महमूद गजनी के बारे में थोड़ी बहुत हम चीजें समझ लेते हैं, है ना। हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, तो थोड़ी बहुत चीजें महमूद गजनी के बारे में करके हम इसे खत्म कर लेते हैं। महमूद गजनी ने जो डायनेस्टी स्टैब्लिश करी, उस डायनेस्टी को कहते हैं यामिनी डायनेस्टी। यामिनी, YAMINI, यामिनी डायनेस्टी। ये महमूद गजनी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, हाँ, यूपीएससी के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में। यामिनी डायनेस्टी, महमूद गजनी की डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी कहते हैं। उसने कुछ टाइटल्स भी ली, जैसे यामीन उद्दौला, यामीन, YAMIN, यामीन, YAMIN, यामीन उद, डैश डालना, UD उद, दौला, डैश DAULA। यामीन उद दौला, YAMIN, यामीन डैश UD उद दौला, DAULA। उसकी एक दूसरी टाइटल थी
अमीन उल मिल्लत, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अमीन उल मिल्लत, AMIN, अमीन, AMIN, अमीन, डैश डालो, उल, UL, उल, फिर डैश डालो, मिल्लत, MILLAT। अब 1 मिनट देखो, कोई मैसेज आया है, मुझे चेक करने दो क्या है लिखा हुआ है। घटना चक्र, सर घटना चक्र में दिया हुआ है गजनवी इन्वेडेड चंदेल्स फर्स्ट टाइम एंड रूलर वाज, यही सब घटिया घटिया बुक आप पढ़ोगे तो यही होगा, है ना। आप अगर घटिया घटिया बुक पढ़ोगे, वैसे ये घटना चक्र तो घटिया बुक नहीं है, पर पता नहीं उन्होंने ये बेवकूफी भरी बात कैसे लिख दी है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप चंदेल डायनेस्टी को देखो तो चंदेल डायनेस्टी जो है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। जरा सोच के 1 सेकंड के लिए देखो, जो चंदेल डायनेस्टी है, चंदेल डायनेस्टी की जो कैपिटल होती थी वो होती थी खजुराहो, है ना, और इसकी जो लोकेशन होती थी वो होती थी मध्य प्रदेश। क्या है ये? हाँ जी जरूर। जो चंदेल डायनेस्टी होती थी उसकी लोकेशन होती थी मध्य प्रदेश, है ना, और जो महमूद गजनी होता था वो होता था अफगानिस्तान में। तो आप सोचो, जरा सोचकर खुद ही देखो कि अफगानिस्तान से अगर वो मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा तो क्या बीच में कोई राजा उसे नहीं मिलेगा? क्या बीच का एरिया खाली है? या दूसरी चीज आप ये सोचो कि क्या चंदेल डायनेस्टी की बाउंड्री पाकिस्तान तक है? ऐसा नहीं है ये, है ना। मैं एक दिन आपको कभी ऑफलाइन क्लास हुई तो मैं बोर्ड पर सारे राज्यों को आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, है ना, कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ है। तो ऐसे ऐसे जो कई सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें थोड़ी सी जो ये सब जो नॉलेज होती है ना वो पता नहीं कौन लिखते हैं कौन नहीं लिखते हैं। ये कई बार बुक राइटर्स जो होते हैं वो कुछ भी लिख देते हैं, तो वहां पर लॉजिक का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैंने लोकेशन के साथ आपको बताया, चंदेल डायनेस्टी सेंट्रल इंडिया में है, कैपिटल है खजुराहो। अब ये डायनेस्टी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी बाउंड्री पहुंच जाए अफगानिस्तान तक, है ना, तो इसकी बाउंड्री बस ऐसे मध्य प्रदेश वाला एरिया है। तो क्या महमूद गजनी को आप जरा सोच कर देखो, क्या उनकी लड़ाई पहले इनसे हुई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए आपको। तो बस ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो 100% सही है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, और टीसीएस वालों ने भी इसे पूछा हुआ है। तो मैं आपको पूरी लोकेशन के साथ बता रहा हूं कि भारत में जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी उसकी क्या लोकेशन थी, और महमूद गजनी उसका पड़ोसी था। तो पड़ोसियों के बीच में ही पहली लड़ाई होगी, है ना? तो पहली लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई और जिसमें जयपाल हार गया, है ना। तो उसके बाद कई बार लड़ाइयां हुई, 17 लड़ाइयां हुई है भारत के अंदर, वो कई बार 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 आए हैं और यहाँ से चले गए हैं, और लास्ट में उनकी 1030 में डेथ हो गई है। मैंने उनके कुछ टाइटल्स बताए, यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत, अमीन उल मिल्लत, MILLAT, मिल्लत। इसके अलावा दो और टाइटल है, एक है सुल्तान ए आजम। सुल्तान तो आप लिख ही लोगे, सुल्तान SULTAN, सुल्तान डैश ई लिखना, ई, आजम AZAM, सुल्तान ए आजम। और एक और टाइटल है सुल्तान ए मुअज्जम, सुल्तान ए मुअज्जम, MUAZZAM, मुअज्जम। तो 4 टाइटल मैंने आपको बताया है, यामीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, सुल्तान ए आजम एंड सुल्तान ए मुअज्जम। अब यहां पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पहला बंदा था जिसने सुल्तान की टाइटल ली। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इस्लामिक हिस्ट्री हु गॉट सुल्तान टाइटल। वह इस्लामिक इतिहास का पहला बंदा है जिसने सुल्तान की उपाधि ली है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर जो हमें समझना है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है, सुल्तान की उपाधि। देखो अभी अभी हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया था, मैंने
हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि जो खलीफा होता है उसके पास दो तरह की पावर होती है। एक तो वही राजा होता है और दूसरा वही गुरु भी होता है, इस्लामिक गुरु भी वही होता है ना। और वो क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, उसके जो भी ऑफिसर जिसे वो अपॉइंट कर रहा है, वो जहां भी एक्सपेंशन करेंगे, जहां भी विस्तार करेंगे, वो इस्लामिक राज्य होगा, वो खलीफा का राज्य होगा। लेकिन ये जो महमूद गजनी है, इसने जब अपना एक्सपेंशन किया तो इसने कहा कि ये राज्य, मुझे खलीफा से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सुल्तान का क्या मतलब है, मैं ये समझा रहा हूं आपको। सुल्तान का क्या मतलब है, मैं आपको यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। इससे पहले जिसने भी इस्लाम का एक्सपेंशन किया इन द नेम ऑफ खलीफा, खलीफा के नाम पर उन्होंने किया, जिन्होंने भी इस्लाम का प्रसार किया खलीफा के नाम पर किया, और वो खलीफा का स्टेट होगा, वो खलीफा का राज्य होगा। बट महमूद गजनी ने जो एक्सपेंशन किया, उसमें उसने ये कह दिया कि आई डोंट नो हु इज खलीफा, मैं नहीं जानता हूं कि खलीफा कौन है। सो ही वॉज द रियल किंग ऑफ हिज स्टेट, अब वही अपने राज्य का वास्तविक राजा होगा। तो यहां पर सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। और ऐसा करने वाला महमूद गजनी पहला पर्सन है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो महमूद गजनी टर्किश है, टर्किश ओरिजिन का है, इस्लाम का फॉलोअर है, भारत के ऊपर 17 टाइम्स ने अटैक किया है। पहला राज्य हिंदुशाही, किंग जयपाल, फिर अलग अलग जगह पर पूरे भारत में अभी इस समय छोटे छोटे राज्य हैं, कई सारे राज्य हैं छोटे छोटे, अलग अलग राज्यों के ऊपर वह अटैक करता है। एंड अब वो अलग अलग राज्य कौन है वो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि वो 17 टाइम्स का वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए। तो अलग अलग जगह पर उसने अटैक किया है। उसी में से एक हमारा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो लिख लेना आप, कि उसका एक इन्वेजन जब उसने गुजरात के ऊपर अटैक किया था, गुजरात इन्वेजन जब हुआ था, वहां पर एक सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी, है ना, सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी, सोमनाथ टेम्पल। उस समय जो गुजरात के किंग होते थे उनका नाम था भीम फर्स्ट, भीम फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ गुजरात। हम इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर कौन सी डायनेस्टी होती थी। तो भीम फर्स्ट गुजरात के किंग थे व्हेन महमूद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल। जब उसने सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात के किंग भीम फर्स्ट थे, भीम प्रथम। तो इस तरह से हमने महमूद गजनी, हाँ महमूद गजनी के बारे में एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी के साथ एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर भी रहते थे, मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहते थे, जिसमें से कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम आपने सुना होगा। एक है हमारे अल बरूनी, अल बरूनी है ना, अल बरूनी का नाम आपने सुना होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि अल बरूनी ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अल बरूनी किताब उल हिंद, ये अल बरूनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भारत में। जो यूपीएससी है और ये जो भारत में पीसीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये सब लोग बहुत पसंद आते हैं ना, तो इनसे वो कई बार है ना घूमते फिरते वो इनसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो उसी में अल बरूनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो महमूद गजनी के साथ भारत आए हैं। और भारत में कुछ समय तक उन्होंने लगभग लगभग 14 to 15 ईयर्स, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है कितने दिन उन्होंने भारत में स्टे किया है, लेकिन भारत में उन्होंने लंबे समय तक स्टे किया। और भारत में स्टे करके उन्होंने इंडियन बुक्स की स्टडी करी, इंडियन कल्चर की उन्होंने स्टडी करी,
ना, अल-बरूनी ने इंडियन बुक्स, इंडियन कल्चर, संस्कृति, बनारस जैसी जगह पर उन्होंने स्टे किया था, बनारस में, वाराणसी। तो वहां पर उन्होंने स्टे किया और इंडियन कल्चर, इंडियन बुक्स की उन्होंने स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ लिखा भारत के बारे में। उन्होंने जो लिखा उसे हमें, वो इंफॉर्मेशन एक बुक के रूप में है, जिसे हम कहते हैं किताब उल हिंद। बस एक दो इंफॉर्मेशन और भी है जिसे देके मैं आज की क्लास फिनिश करता हूं महमूद गजनी को के साथ। एक और इंपॉर्टेंट स्कॉलर है महमूद गजनी के साथ, एक और इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिनका नाम है उत्बी, UTABI, उत्बी, उत्बी, UTABI। उत्बी एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो महमूद गजनी से रिलेटेड हैं, और उन्होंने महमूद गजनी की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। महमूद गजनी और उसकी डायनेस्टी में जो भी हुए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है, और एक बुक के रूप में है जिसे हम कहते हैं तारीख ए यामिनी। तारीख, TARIKH, तारीख E, तारीख डैश E डैश यामिनी, YAMINI। जब नाम से क्लियर है, यामिनी डायनेस्टी थी उनकी, तो उस डायनेस्टी के बारे में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसे हम कहते हैं तारीख ए यामिनी, रिटन बाय उत्बी, UTABI, उत्बी। एक लास्ट स्कॉलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी महमूद गजनी से रिलेटेड है। इनका नाम है फिरदौसी, फिरदौसी, FIRDAUSI, फिरदौसी, FIRDAUSI, फिरदौसी, फिरदौसी, FIRDAUSI, फिरदौसी। फिरदौसी ने जो एक बुक लिखी है, उस बुक में भी उन्होंने महमूद गजनी के बारे में लिखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। इस बुक का नाम है शाहनामा, SHANAMA, शाहनामा, SHANAMA, शाहनामा। ये सब बुक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाते हैं, खासकर PCS में आ जाते हैं। यूपीएससी वाले इस तरह की के बारे में, इस तरह की चीजें अब नहीं पूछते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है। यूपीएससी का कॉन्सेप्ट